कभी सुन अपने अंदर की सदा को। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम जिंदगी में। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी वो भारतीय जो किसी न किसी वजह से अपने देश को छोड़कर परदेश में जाकर बस गए हैं, लेकिन इनकी मिट्टी, इनका वतन, इनके अपने हर पल इनकी वापसी का इंतजार करते हैं। फिर क्या वजह है कि अपनी मिट्टी से दूर 7 समुंदर पार जाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लम्हा लम्हा मेरी माँ को आस है मेरे आने की, रहता हूँ परदेस में लेकिन ख्वाहिश है घर जाने की। लेकिन घर जाने की ख्वाहिश पूरी होते होते जिंदगी की शाम ढल जाती है और बच्चों का इंतजार करती बूढ़ी आंखें हर खुशी और दुख में उनका इंतजार करती रहती हैं। आज हिंदुस्तान में परदेस जाकर बसने की ख्वाहिश रखने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विलायत का फैशन, विलायत का पहनावा, विलायत का रहन सहन और विलायत का खुलापन लंबे समय से हिंदुस्तान के लोगों को ये खूब लुभाता रहा है। इस माया जाल में कई लोगों ने वतन को छोड़ 7 समंदर पार अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली है। इतना ही नहीं, घर बसाने के लिए भी कई लोगों ने फिरंगी सूरतों पर ही भरोसा किया। इस आकर्षण ने देसी दुल्हनों को भी विदेश की तरफ खींचा है, लेकिन इन सुंदर सपनों को देखते देखते हम हकीकत की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आए दिन विदेश में जाने वाले और रहने वाले भारतीय सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं। पंजाब, केरल, हैदराबाद जैसे शहरों के लोग विदेशी सरजमी पर अपनी जमीन खोजते ज्यादा नजर आते हैं। एक ताजा सर्वे के मुताबिक पंजाब में विदेश जाने वाले लोगों में 81% गांव के रहने वाले होते हैं। पंजाब के छोटे शहरों और गांव तक में इमिग्रेशन एजेंसी और इंग्लिश सिखाने की दुकानें खुल चुकी हैं। नतीजतन शहरों के मुकाबले गांव से पलायन ज्यादा बढ़ा है। ये खुलासे पेरिस के नेशनल जनसांख्यिकी अध्ययन संस्थान और चंडीगढ़ के क्रीड के सर्वे में सामने आए हैं। देश में केरल से सबसे ज्यादा पलायन होता है। विदेश जाने वाले सिर्फ नौकरी की तलाश में वतन छोड़ते हैं और कमाई घर भेजते हैं, लेकिन ज्यादातर पंजाब प्रांत के लोग विदेश में बसने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 90 के दशक में आया आईटी इंडस्ट्री में बूम भी इसकी एक बड़ी वजह है। नए और बेहतर रोजगार की तलाश में देश के इंजीनियर्स ने अपना भविष्य परदेसी सरजमी पर ही देखा। हमारे देश की हालत बयां करते ये आंकड़े दर्द बयां करते हैं हर उस माँ का, पिता का, बहन का, भाई का, जिनका कोई अपना रोशनी की तलाश में उन्हें अंधेरे में छोड़कर चला गया है। कोई लीगल तरीके से तो कोई इल्लीगल तरीके से, तो कोई पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सबकी मंजिल एक है और वो है डॉलर कमाने की। इस बढ़ते पलायन की वजह जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आसमिन मुंजाल जी, एक्टर मनजोत सिंह, एक्टर डायरेक्टर परमजोत सिंह। लखनऊ से हमारे साथ हैं XIS सूर्या प्रताप सिंह जी। सितारों की दुनिया से एक और चेहरा श्वेता पड्डा जी हमारे साथ हैं। समाज के लिए बहुत कुछ कर चुकी सामाजिक कार्यकर्ता विन्नी बेशराम जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पर बात करेंगी। साथ ही हमारे साथ हैं मिस्टर यश भारद्वाज, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई लिखाई तो की, लेकिन अपना भविष्य उन्होंने अपने ही देश में देखा। आप सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं लखनऊ और बात करते हैं सूर्य प्रताप सिंह जी से। सर, हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, फिर भी हमारे देश से पलायन क्यों हो रहा है? क्यों आज का युवा अपना भविष्य देश में नहीं देखता है? देखिए, बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर,
मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ भी जो बेरोजगारी की स्थिति है वो बहुत भयावह है। आप यहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 367 चपरासी के पदों के लिए 24 लाख लोगों ने आवेदन किया। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं उसमें PhD भी थे, MBA थे, उसमें तमाम MTech तक लोग थे। अब उम्मीद लगा सकते हैं, इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खराब स्थिति है बेरोजगारी की। यहाँ रोजगार मिलता नहीं आसानी से। इसी की खोज में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, या मैं यूरोप चूँकि अमेरिका में 9 साल रहा हूँ तो मेरा अनुभव ज़्यादातर अमेरिका का ही है। लेकिन ऐसे लोग, बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ के फिर वहीं पर रोज़गार खोजते हैं, और रोज़गार खोज के फिर अपनी वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं और वहाँ से पैसा फिर माता पिता को भेजते हैं। दूसरे वो लोग हैं, जैसे केरल की बात कर रहे हैं आप, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, और अन्य राज्य जो छोटे छोटे और राज्य हैं जहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं, वो हैं जो कारीगर हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। मिडिल ईस्ट में जाते हैं, आप देखते हो मिडिल ईस्ट में तमाम हाथ से काम करने वाले बढ़ई हैं, प्लम्बर्स हैं, ये सब लोग जाते हैं और ये अपना रोजगार खोजने जाते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, इंडिया को पैसा भेजते हैं, अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। तो 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन यही मुख्य आकर्षण जो मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या में आप पढ़ लिख के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है, तो कोशिश करता है कि विदेश में पढ़ाई करे, और अगर देश भी वापस आता है तो विदेश में पढ़ाई करने के बाद तो नौकरी मिलने की संभावना। सूर्य प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि हमारे जो देश की जो बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, ये बेरोजगारी ही वजह है हमारे देश से जो पलायन बढ़ रहा है दिन ब दिन, या इसके पीछे और कोई वजह भी हो सकती है? देखिए, एक तो चूंकि हम कॉलोनियल स्टेट रहे हैं और हमको हमेशा आकर्षित करता रहा है कि यूरोप से अंग्रेज आए, अंग्रेजों की ज़िंदगी कैसी थी, अगर यूरोप जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी। ये सही है कि तमाम जो विकसित देश हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है, थोड़ा हमसे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, चाहे अमेरिका ले लें चाहे यूरोप ले लें। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन प्राप्त करने जा रहे हैं, या जो पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे हैं, IITians हैं, MBA किए हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, वो जो जाते हैं वो तो वास्तव में अच्छा पैसा कमाने और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की खोज में जाते हैं। और जो कामगार हैं, वो कामगार चूंकि यहाँ पे उनको जो काम मिलता है उस पर उतना वेतन नहीं मिलता, उतना रेन्यूमरेशन नहीं मिलता जितना कि वो मिडिल ईस्ट में जाकर रेन्यूमरेशन मिलता है। यद्यपि मैंने देखा है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में मैं गया हूँ, उनकी अपनी निजी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं गुजरती है। उसमें वो पैसा बचाते हैं, एक एक पैसा एक एक कमरे के अंदर 4-4 5-5 मजदूर सोते हैं और फिर वो यहाँ पैसा भेजते हैं। तो उनको ये मान के चलें कि वो लोग कोई इस खोज में नहीं जा रहे हैं कि वो अच्छी जिंदगी वहाँ खोजने जा रहे हैं, वो तो खाली ये जा रहे हैं कि हमें यहाँ से अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो सूर्य प्रताप जी, कहीं ना कहीं सबके अपने अलग अलग कारण हैं। कोई किसी मजबूरी में जाता है, कोई किसी आकर्षण में जाता है, सबके अपने अपने कारण और अपनी अपनी वजह। हम आपके पास वापस आएंगे। एशमिन जी, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे देश से पढ़कर निकलते हैं, पढ़ाई यहाँ और कमाई वहाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं कहना चाहूँगी हमारा देश का दुर्भाग्य है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जितना भी हमारे यहाँ पर माइंड है, जो बहुत ज़्यादा काबिलियत है, एक क्षमता है हमारे एक यंगस्टर्स के अंदर, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनके पास, वो यहाँ पे पूरा अपना आपको स्किल्ड करते हैं, चाहे वो MBBS करते हैं, चाहे वो अपना IIMS के हैं, IITians हैं। एंड जब वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, काबिल बन जाते हैं, उसके बाद जब उनको लगता है अपना फ्यूचर सेट करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो वो दूसरे देशों की तरफ देखते हैं जहाँ पे उनको बहुत अच्छे आपको लगता है कि हमारे देश में उनके सपने पूरे नहीं हो सकते? जो आजकल के यंग जनता है, उनको सिर्फ एक सपना सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, उनको बहुत खुलापन चाहिए। उन्हें उन मोरल वैल्यूज़ जो हमारे देश की सबसे जो कहते हैं एक संपन्नता है, हमारी बहुत बड़ी एक मजबूती है, उसके अंदर भी उनको कहीं ना कहीं बंधापन महसूस होता है। लेकिन जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो हमारा देश का जो पश्चिमीकरण है, बिल्कुल उससे इंस्पायर होती है। उसी तरह की लाइफ स्टाइल आजकल जो हमारे बड़े मेट्रो सिटीज हैं, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो, उसी तरह की लाइफ स्टाइल जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है वो जीती है। बिल्कुल। तो इसमें हमारे देश में फ्यूचर बनाने में और विदेश में जाकर फ्यूचर बनाने में अगर सिर्फ वो लाइफ स्टाइल की वजह से जा रहा है तो क्या डिफरेंस है? पैसा और लाइफ स्टाइल दोनों। अगर आप देखते हैं कुछ सालों पहले तक जो बहुत ज़्यादा चार्म था, जितने भी यंगस्टर्स थे उनका एक सपना होता था यूरोप में जाकर या US में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने आप को सेटल करना, परंतु
का जो इस समय का जो सिनेरियो है कि जितना यहाँ पर पे स्केल्स हैं, यहाँ पे जो पैकेज अवेलेबल हैं, जितनी एमएनसीज इंडिया में आ चुकी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स इंडिया में आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अब उतना ज़्यादा नहीं रहा गया बाहर के देशों में जाके सेटल होना, बिकॉज जो लाइफस्टाइल इंडिया के अंदर मिल सकता है, जैसे कि अब बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरी अपने बहुत करीबी जानकारी हैं और बहुत ही क्वालिफाइड हैं, वो काफ़ी टाइम तक यूएस में रहे, बट अब उनको ये लगता है कि वहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प बिल्कुल नहीं है, घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों को संभालना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। पर जब यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, तो वी लिव लाइफ किंग साइज, लाइक घर पे जो हमारे को डोमेस्टिक हेल्प मिलती है, ड्राइवर्स मिलते हैं, मतलब एक बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जो अभिलाषा है वो पूरी तरह से उनके सपने सच नहीं हाँ, हर किसी को कहते हैं ना एक मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, परंतु दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटीज हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। परमजोत जी, पहले कहा जाता था कि पंजाब में पलायन करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अब गुजरात के साथ साथ साउथ इंडिया में भी युवाओं में विदेश का क्रेज बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बारे में। आज मैं समझता हूँ कि पंजाब का ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पर उनके घर से कोई ना कोई व्यक्ति विदेशों में जाकर बसा है। चाहे शोहरत, दौलत, नाम, इज्जत, रुतबा, पोजीशन, हैसियत कायम करने के लिए, या अपने कुछ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि मेरा बेटा या मैं बाहर जाकर रह रहा हूँ और मेरे रिश्तेदारों में मेरी बढ़ाई हो रही है, मेरी अच्छाई हो रही है। और ये बहुत ही एक हमारे देश में इतनी चांसेस हैं हर चीज़ के, उसके बावजूद भी ये विदेशों में जाकर सिर्फ चकाचौंध, वहाँ की चकाचौंध को देखकर वहाँ पर जाते हैं। और कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से गलत कामों में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आपके कभी दिमाग में आया कि मैं विदेश जाऊं और वहां जाकर सेटल हो जाऊं? देखिए जी, मैं कभी सोचा तो नहीं, क्योंकि मेरे पास, हमारे पास यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर बिजनेस हैं, यहाँ पर हमारे फैक्ट्रियाँ हैं। हमें कभी ऐसा कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर जाकर घूम कर फिर वापस आए। कभी ऐसा नहीं सोचा कि वहाँ पर जाकर हम सेटल हो जी, कभी नहीं। कभी आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं कभी नहीं। विन्नी जी, आज पंजाब में ऐसे कई घर हैं जहां नई नवेली दुल्हनें इस इंतजार में हैं कि कब 7 समुंदर पार से उनके पति आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? फैक्ट तो यह है कि पंजाब से हो या गुजरात से हो या महाराष्ट्र से, ओनली पंजाब से ही नहीं, ये मुद्दा तो सबके देश के कोने कोने में से है। कि मैं भी 14 इयर्स गल्फ कंट्री में थी, तो मुझे पता है कि किस तरह से जो बैचलर जो शादी करके जाते हैं लेकिन वहाँ पे बैचलर लाइफ वो जीते हैं, और उनको किस तरह से परेशानी होती है और किस तरह से रहते हैं। अभी इन्होंने बात की थी कि उनको एक साथ इतना रहना पड़ता है और रखना पड़ता है और उनको वीज़ा नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि गल्फ कंट्री में ये होता है कि जैसे ही आप एंट्री की, आप बड़े पोस्ट पर हो, कितने भी बड़े पोस्ट पर है, फिर भी उनका जो पासपोर्ट है पहले ही वो ओनर के पास डिपॉजिट किया जाता है। तो जो वो लोग रहते हैं कि जो शादी करके जाते हैं, फिर वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करना, ये करना, तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन ऐसा भी अक्सर होता है कि शादियां हो जाती हैं लेकिन दुल्हनें यहीं रह जाती हैं और वीज़ा अप्लाई करते रह जाते हैं वो, और कहीं ना कहीं वो पहुंच भी नहीं पाती हैं। मनजोत जी, आप युवा हैं, आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये पलायन सही है? आज 10 में से 7 घरों के युवा की यही सोच है कि पढ़ लिख कर वो बाहर सेटल होना चाहते हैं। आपको नहीं लगता इससे देश की योग्यता पर भी असर पड़ रहा है? एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ आता कि जाते क्यों हैं, क्योंकि अगर उनके घर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके पास ड्राइवर है, उनके पास अच्छा खाना, उनकी मदर अच्छा खाना बनाती है, उनके पापा का अच्छा बिजनेस है और वो बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। पर मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके उनको क्या पड़ी है, वहाँ स्ट्रगल करना है। वहाँ जाके उनको स्टार्टिंग में मैंने सुना है कि गाड़ियाँ भी साफ़ करनी पड़ती है,
कहीं जगह छोटी छोटी जगह काम करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर उनके पेरेंट्स कह दें कि बेटा ज़रा गाड़ी साफ़ कर दो, ज़रा बेटा ये शॉप से ले आओ, तो बोलते हैं मैं क्यों जाऊँ, उसको भेज दो, या एक सर्वेंट क्यों नहीं रख लेते। वहाँ पे मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं स्ट्रगल। वहाँ उनका कहीं ना कहीं ये समझना होता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है यहाँ पर। हाँ जी। यहाँ ये माना जाता है कि जो गरीब परिवार के लोग हैं राइट, वो ही अपना काम खुद करेंगे, जो थोड़े वेल सेटल डाउन है वो अपना काम नहीं करेंगे, वो काम करने के लिए कोई ना कोई नौकर रखेंगे जिसके थ्रू वो काम करेंगे। लेकिन वहाँ ये समझते हैं वो कि ये लाइफ स्टाइल है, वहाँ पर अपना काम खुद करना ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आप एक्टिंग करते हैं, बहुत सारी फिल्मों में आप एक्टिंग का काम कर रहे हैं। अभी आपकी एक मूवी आ रही है अजहर। हाँ जी। अगर स्पोर्ट्स की बात करें खिलाड़ी के तौर पर, जब आप अपने देश में खेलते हैं तो आपको एक अलग तरीके का माहौल मिलता है, प्यार मिलता है। विदेश में जब आप खेलते हैं तो वहाँ एक अलग तरीके का माहौल होता है। आपने एक अजहर मूवी जो एक पूरी तरीके से क्रिकेट बेस्ड मूवी है, उसमें आप काम कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार निभा रहे हैं। तो कुछ उस एक्सपीरियंस को आप बताना चाहेंगे कि जब आप अपनी कंट्री में शूट करते हैं तो आपको कैसा लगता है, जब आप विदेश जाकर शूट करते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इंडिया की टीम इंडिया में मैच खेलती है तो एक अलग एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और एक अलग एक खुशी का माहौल होता है और एक सपोर्ट होता है, हम इंडियंस उनको देते हैं, एक अच्छा उनको फील कराते हैं स्टेडियम में, और जिनसे वो उनको लगता है कि हाँ यार हम इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और हमें जीतना है। तो और मूवी में भी यही है कि अगर हम बाहर जाके शूट करते हैं तो वहाँ पे उनका जो लोग हैं वहाँ जो रहते हैं वो इतना मतलब घुल मिलते नहीं हैं वहाँ पे, और एक उनको लगता है हाँ चलो हो रहा है, बट वहाँ भी वो कहीं ना कहीं अपने देश को मिस करने का काम करते हैं, उन्हें याद आती है। बिल्कुल, वहाँ जब इंडिया वहाँ पे आपको कोई 8-10 लोग आते नहीं हैं आपकी शूटिंग में, आपको फैंस नहीं आते, तो आपको लगता है नहीं यार इंडिया में कम से कम अपनापन तो है, लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। श्वेता जी कहते हैं कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिंदगी आसान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया है NRI, विच इज़ रियली रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ। मुद्दे की बात NRIs और हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे लगता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस, अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ होना ज़रूरी है। आप चाहे यहाँ अपने देश में रह रहे हो चाहे परदेश में रह रहे हो, डिसीजन इज़ योर्स, बट अप्रोच क्या है, आप जो चीज़ें यहाँ आपको अवेलेबल हैं इजीली, जैसे हमारे पैनलिस्ट अश्विन मैम ने भी कहा कि इट इज़ लाइक यू आर लिविंग योर लाइफ, आप यहाँ पे किंग साइज जी रहे हैं, आप वही काम। तो फिर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वर्ड आया है, ये आप इससे कितना सहमत होती हैं? मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए। क्वालिटी आपको अपने देश में भी मिल सकती है, और मुझे लगता है कि जिस देश के हैं आप, ये आपका प्राइमरी ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ ढूंढें। आपको अपने देश में सब कुछ मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को आप कैसा बनाना चाहते हैं, पहली बात ये कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि व्हाट यू वांट, व्हाट आर यू सीकिंग फ्रॉम लाइफ। हर चीज़ आपके देश में अवेलेबल है, क्या हम यहाँ बल्कि हम आसानी से जी रहे हैं। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, डोमेस्टिक हेल्थ, कार खुद साफ करने में आदमी हिचकिचाएगा, झाड़ू मारने में हिचकिचाएगा अपने घर में, लेकिन वही काम वो वहाँ जाके पेड एम्प्लॉय कर सकता है। क्यों? यू आर गेटिंग एवरीथिंग हियर, योर पेरेंट्स हैव, आपको पेरेंट्स ने इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, बॉट अप किया, तो आपकी ड्यूटी है, यू शुड स्टे हियर इन योर ओन कंट्री। यहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बड़े इंस्टीट्यूट से, एंड यू आर सर्विंग देयर इन द आउटर कंट्री। वाई? जब आपने सब कुछ आपका बेस यहाँ बनाया तो प्रायोरिटी आपकी यहाँ होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ आई एम साउंडिंग, बट मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये मेरी ड्यूटी है टू सर्व माई कंट्री फर्स्ट। क्वालिटी मैं यहीं बना सकती हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ विदेशों में नहीं, हमारे देश में भी हो सकती है, और उसकी तलाश हमें करनी चाहिए। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल है। तो फिर क्या वजह है कि नौजवान उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के चक्कर में हमारे देश में रहने के बजाय विदेश में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अब जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऐसा है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, और इंडिया की पॉपुलेशन आप
देखिए बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है, तो वो प्रेफर करते हैं कि नहीं यार बाहर जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांस है, हमें ज़्यादा हम इजीली हमें जॉब मिल जाएगी, हम इजीली हमें पैसे जल्दी जो मिल सूर्य जाएंगे। प्रताप जी ने बात अभी कही थी हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं इस चीज़ के एक मेन मोटो है, उसकी वजह से हमारे देश से पलायन बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक मुख्य कारण मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर इतने बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम तरह के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, वो उनका एक मानसिकता बन गई है, यार मैं यहाँ पर काम करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी एक इज्जत भी बढ़ेगी और मुझे वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाने की एक जो होड़ सी मची हुई है ना, एक ज़्यादा पैसा मिलेगा, एक ज़्यादा डॉलर, एक पाउंड्स या यूरो। दिस इज़ मतलब कि मेन फैक्टर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर मैं इंडिया में आऊँ, फिर यहाँ पर मैं एक अपने आप को एक साबित करके दिखाऊं, एक बिल्डिंग खड़ी करूं, वहाँ पे मैं डॉक्टर का बोर्ड लगाऊं। तो वो जो एक पैसे की ललक है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है, वो एक मजबूर कर रही है जी। और यहाँ पर अगर पूरी गवर्नमेंट अगर पूरा साथ दे और उनको पूरी फैसिलिटी दे, अगर नवजोत जी आपके कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हो, पंजाब का कोई ऐसा किस्सा हो या आपके सर्कल में कोई ऐसा किस्सा हो जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें। तो मैं आपको एक बहुत ही सीधा साधे, हमारे बहुत ही करीबी हमारे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छा नेचर था। मैं नहीं समझता था कि क्या उसको गया, उसने घर में बगावत कर दी, अपने पिताजी के अगेंस्ट हो गया और पिताजी को कहता है, मैं देखो पिताजी अगर आपने मुझे बाहर नहीं भेजा ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा, लेकिन मुझे बाहर जाना है। तो पिताजी ने, यकीन मानिएगा, अपना खेत बेचा, खेत बेचकर उसको अपने बेटे को पैसे दिए और वो बाहर गया, वो भी एजेंट के थ्रू। और वहाँ पर उसने इतने धक्के खाए, इतनी उसने वहाँ पे स्ट्रगल की और स्ट्रगल करने के बाद एक छोटी मोटी उसको एक नौकरी मिली। और मैं समझता हूँ कि माता पिता का दुखी करके, उनको परेशान करके, उनकी आत्मा को जलाकर एक बच्चा बाहर जाकर विदेशों में बसने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर सब कुछ है लेकिन बस करना नहीं है, वहाँ पर करना है। बस एक जो वो चकाचौंध जिसे हम कहते हैं, जो एक खींचता है हमारे देशवासियों को, जो हमारे युवा खासतौर पर हैं, उन्हें जो एक चकाचौंध भरी जिंदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर जो टीवी देखते हैं या इधर उधर से वो देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे देश में नहीं हो रही हैं, जैसे खुलेपन की बात अभी करी यहाँ पर, उस तरह की चीज़ें उसे कहीं ना कहीं खींचती हैं और ये कहती हैं कि विदेश जाकर आप सेटल हो, वहाँ एक बेहतर जिंदगी आप जी सकते हो। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमारी पैनलिस्ट अश्विन मैम ने कहा कि एक्सपोजर और खुलापन, इंडियंस जो वहाँ जाके सेटल्ड हुए हैं, आई नॉट टेक द नेम ऑफ द कंट्री, वहाँ जाके सेटल हुए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा उन्होंने यहाँ नहीं भेजा, पर बेटी को यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है। उसका रीज़न मैंने पूछा कि आप यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं बाहर एक्सपोजर के लिए, आप फर्दर स्टडीज़ के लिए, लोग अब्रॉड जाते हैं इंडिया से बाहर, आप वहाँ से अपने बच्चे को यहाँ पे, डॉटर को क्यों बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं? उनका एक सिंपल स्टेटमेंट था, कल्चर नहीं है, संस्कार नहीं है, यहाँ से चले गए हैं, वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं है, चकाचौंध। और इसे ही कहा जाता है एक पैर देश में और एक पैर विदेश में। एब्सोल्युटली। लड़की, उनकी डॉटर छोटी है, अभी 6th या 7th में पढ़ती है, एंड दे आर सीकिंग कि वो कल्चर हमारे है। चलिए, एटलीस्ट ये सुनने में ये अच्छा लगता है कि हमारे देश, चाहे देशवासी कहीं भी चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रगों में, उनके खून में वो संस्कार, वो जो हमारे देश के संस्कार हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। यश जी, आप विदेश में रहे हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हमें वो खुशी मिल पाती है जिसकी खोज में हम 7 समुंदर पार अपनों को छोड़कर चले जाते हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि एक कहावत है इंग्लिश में कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, कुछ खुशियाँ वहाँ ज़रूर मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ पे पैनलिस्ट ने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हर इंडिविजुअल आदमी यहाँ पे अपनी क्वालिटी मेंटेन करे, अपना घर साफ रखे,
अपने घर के आगे की रोड साफ रखे तो मेरे ख्याल से पूरा देश साफ हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी और खुशी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका जो सवाल है, खुशी ज़रूर मिलती है बट वो क्षणिक होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। उसके बाद फिर वही ज़िंदगी चालू हो जाती है, वही रूटीन, वही जॉब और वही पढ़ाई। तो हाँ, कुछ टाइम के लिए ज़रूर अच्छा लगता है, चेंज ऑफ माहौल होता है, तो लगता है कि हाँ कुछ नयापन है, तो नए लोग मिल रहे हैं। बट उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, फिर वहाँ बैठ के यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं उसी चीज़ पर मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं भी स्टडीज़ के लिए बाहर गया, लंदन में गया, यूके में मैंने स्टडीज़ की। जब मैं पहले दिन वहाँ पहुँचा हूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 24 घंटे में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं से अपनी कमज़ोरी कहूँ या मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा। 24 घंटे में अपने कमरे से, जो मुझे हॉस्टल में कमरा मिला था, उस कमरे से मैं 24 घंटे बाहर नहीं निकला। घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे थे तो मैं उनका फ़ोन उठाकर बात नहीं कर पा रहा था, इधर से मैं फ़ोन कर रहा था तो बात मैं नहीं कर पा रहा था। ये मेरी मनोस्थिति थी वहाँ पहुँचने के बाद। 24 घंटे बाद फिर कुछ चीज़ें निकली, कुछ कॉमन लोग निकले, मैं बाहर निकला, बात हुई, यारी दोस्ती हुई, उसके बाद चीज़ें थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुई। लेकिन अगर हम बात करें अपने देश से प्यार की, तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं उन्हें अपने देश की, अपने लोगों की, उन लोगों से ज़्यादा याद आती है। वो उन लोगों से ज़्यादा इज्जत अपने लोगों की करते हैं जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पर रह रहे होते हैं, अकेले होते हैं, आपके आसपास उनके प्यार करने वाले लोग नहीं होते, आपके अपने देश में नहीं हो सकते, वहाँ पर आपको याद आती है कि आपके अपने लोग क्या होते हैं, उनकी कमी क्या होती है, उनका प्यार क्या होता है और आपका अपना देश क्या होता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे ये डर है तेरी आरजू ना मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। इन दो लाइनों ने दर्द का पूरा आलम बयां कर दिया। खैर, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जिंदगी का सफर जारी रहेगा। पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। दोस्तों, हर तरफ राह बना लेता है, सीख जीने की अदा पानी से। यूं भी होता है बड़े शहरों में लोग बिक जाते हैं आसानी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे प्रोग्राम जिंदगी में। एक बार फिर हम चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रताप सिंह जी। सूर्य प्रताप जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लीगली जो लोग जाते हैं बाहर, उनकी लाइफ थोड़ी मुश्किल है वहाँ, लेकिन जो इलीगली बाहर जाते हैं उनकी क्या हालत है, किन हालात में वो वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में हजारों की संख्या में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो जेलों के अंदर हैं, हजारों की संख्या में। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में भी इंडिया, चाइना और मेक्सिको के हजारों लोग जो वीजा लैप्स हो गया है या इलीगली वहाँ रह रहे हैं, वो जेलों के अंदर हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है जो प्रवासी भारतीय दिवस जब मनाया गया था पिछला, उसके अंदर डिस्कशन में आया था। केरल राज्य ने प्रवासियों के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए जो जेलों में बंद हैं या उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने एक कल्याण निधि बनाई है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई निधि नहीं बनाई है। उनकी स्थिति बहुत खराब है, इलीगल इमिग्रेंट्स की स्थिति बहुत खराब है।
हमारे साथ यहाँ मंजू जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके बच्चों ने अपना भविष्य 7 समुंदर पार देखा और बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने भी उन्हें 7 समुंदर पार जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर भी मंजू जी, आपके दिल का क्या हाल है? कितना मिस करती हैं अपने बच्चों को आप? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी ऑलरेडी बेंगलोर IIM में पढ़ रही थी, तो दूरी तो आजकल मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि आजकल डिस्टेंस ओस्लो में रह रही है। वो ओस्लो में 7 आवर्स की जर्नी है, और प्लस बच्चों की खुशी में हम अपनी खुशी देखना चाहते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि गर्ल्स काम नहीं करती थी, और गर्ल्स को इन सिक्योरिटी लगती है अपने इंडिया के अंदर, जो कि ओस्लो में रह के वो काफ़ी पीसफुल फील करती है। उसको डिफरेंट कंट्री में काम करके देखना है कि किस कंट्री में क्या है, और बाकी वो कहती है कि मम्मा टाइम मिलेगा तो मैं बैक इंडिया में आऊँगी, अगर यहाँ की मतलब गर्ल्स के हिसाब से सेफ्टी पॉइंट में कुछ पॉइंट्स आएंगे तो। परमजोत जी, कई बार तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि विदेश जाने के लिए कई भोले मासूम लोग एजेंट्स को अपनी पूरी पूंजी दे देते हैं वीज़ा पाने के लिए, और उन्हें बदले में मिलता है सिर्फ धोखा, और इसी चक्कर में कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं ये मतलब कि बहुत भली भांति अच्छी तरह जानता हूँ कि आज की तारीख में भी लोग वहाँ पर विदेश में जाने का लालच उनको इस कदर पागल बना देता है। वो तमाम पूंजी इस कदर बिल्कुल पूरी पूंजी जो है, पूरी पूंजी वो वीज़ा हासिल करने के लिए लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं वो जब पूरा नहीं हो पाता, बहुत से केसेस ऐसे भी हमारे सामने आए हैं जिसमें उन्होंने सुसाइड तक किया। राइट मोहसिन साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम पूंजी इकट्ठी करके, चाहे वो बाय हुक पैसा इकट्ठा करके एजेंट को देकर, और किसी ना किसी तरीके से ये कहकर कि मुझे बाहर जाना है, जैसे भी है मुझे लेके जाओ। पीछे एक किस्सा भी बहुत बड़ा त्रासदी वाला किस्सा था कि वो एक एजेंट को एक शिप में लेके जा रहा था, तो रास्ते में वो शिप कुछ तूफान आया या कुछ ऐसी घटना घटी, वो शिप उलट गया, वो तमाम जितने लोग थे वो सब के सब मारे गए। तो ये सब मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद एक मोहसिन साहब, एक आपको बहुत ही मैं एक दर्दनाक और एक दिल को चुभने वाला और एक मतलब ये सुनाकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन जाता है बाहर जाकर, और उसकी माँ और उसके बाप बहुत ही दयनीय हालत में हैं, और वो अपनी फैमिली को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है और ख़ुद को देख रहा है, और उसकी माँ उसको फ़ोन करती है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम आ जाओ, तुम्हें वो देखना चाहते हैं। तो वो कहती है आप किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते उनको। ये सुनकर, ये सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर कुछ दिन बाद फिर वो फ़ोन करती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसके क्रियाकलाप, इनके अंतिम संस्कार के लिए तुम आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो सब कुछ बिखर गया। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर। ये और कहता है, वहां से कहता है कि माँ मैं अपने एक मैनेजर को भेज रहा हूँ कुछ पैसे देकर, जो भी पैसा खर्चा होता है, जितना भी खर्चा होता है, तुम उनकी अंतिम क्रियाकलापों पे, अंतिम संस्कार पे जो पैसा खर्च हो रहा है मैं नहीं आ सकता, मैं फंसा हूँ, ये है वो है। अरे जिसने तुम्हें जिंदगी दी, जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसके लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये सुनकर यहां पर तीर नहीं चुभते, तीर पार हो जाते हैं। ये सुनकर I have no words। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, जो आज उनका आज है, कल उनके साथ उनके बच्चे भी वही करेंगे। ये नहीं सोचते,
जो आज उन्होंने अपने बाप के साथ, जो बाप के साथ किया है उनके साथ भी होना है। उन्होंने भी उस मुकाम पर पहुंचना है और उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करें तो क्या बीतेगी, क्या होगा उस वक्त, उस नज़ारे को। वो पश्चात वो मोह माया, वो अलीशान, जैसे हमारे भाई बता रहे थे कि अलीशान जिंदगी, कारें, शोहरत चारों तरफ, लेकिन शानो शौकत, ऐसी आलीशान जिंदगी, ऐसी शानो शौकत जिंदगी, क्या फायदा है उस जिंदगी का जहां वो अपने माँ बाप को साथ नहीं रख सकता या अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता? ऐसी जिंदगी, ऐसा पैसा, ऐसा ऐशो आराम किस काम का है कि अगर आप अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को अगर आप इज्जत नहीं कर सकते हो, उनका प्यार नहीं कर सकते हो, तो ऐसा पैसा किस काम का है? मैं कहता हूँ ये शर्मनाक, ये जो बाहर जाकर लोग ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है, जो अपने माँ बाप की अवहेलना कर रहे हैं। और शायद आज वो जिस मुकाम पर भी है, वो उस माँ बाप की दुआओं का ही असर होगा कि आज वो उस मुकाम पर है। मुकाम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं मोहसिन साहब। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे दयनीय स्थिति मेरे हिसाब से किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती, जिसे वो उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, जिसके लिए रात रात भर वो जगता है, जिसके लिए वो दिन रात दुआएं करता है, वो इंसान आपको छोड़कर बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद उसकी ये स्थिति हो जाती है। आपकी दुआओं की वजह से वो बना और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद उसके पास 1 मिनट का वक्त नहीं है, उसके पास समय नहीं है। उसे है कि पैसा इतनी बड़ी चीज हो गई है कि वो पैसा भेज देगा तो अपना वो फर्ज पूरा करने का काम कर रहा है। वो अपनी जिंदगी को अपने सर्कल में, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने आसपास जो रिश्तेदार हैं उनमें, जो माँ बाप उनके घर में रह रहे हैं, जिनको छोड़कर वो विदेशों में आकर आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उस पर उनकी कोई निगाह नहीं है। जिस वाइफ और जिस बच्चों के लिए वो कर रहा है, उसे ये दिमाग में नहीं है कि वही उसी तरीके से उसके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए, मतलब उसके लिए वो उसके लिए किया। इससे दयनीय स्थिति कोई नहीं हो सकती। यास्मीन जी, रुपया छोड़कर आज हम डॉलर की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पलायन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं? बिल्कुल। जो एक सब्ज बाग दिखाए गए हैं इतने सालों से, एक कहते हैं ना दूर के ढोर सुहावने, तो हमेशा ये रहा है कि हाँ रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। लोगों के ऊपर जो इंप्रेशन आता है वो ये आता है कि वहाँ पे अगर हम $1000 भी कमा लेंगे तो हमने इतना जोड़ लिया, यहाँ पर तो 1000 रुपए के अंदर दिन का भी खर्चा पूरा नहीं होता। तो ये एक जो मानसिकता बनी हुई है, जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन रहता है हमेशा मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, बच्चों को पालना है, माँ बाप के खर्चे उठाने हैं। तो उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी का इतना ही प्रोडक्टिव टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में 20 साल तक काम कर पाऊंगा, तो 20 साल इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री, जहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसा मिले। पैसा उतना ही मिलेगा पर उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। मंजोत जी, आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया है, कभी आपका मन नहीं हुआ कि आप भी 7 समुंदर पार जाएं अपना भविष्य बनाने के लिए? मेरा कभी ऐसा मन नहीं किया कि मैं बाहर जाऊं और वहाँ पढ़ूं और वहाँ पे स्ट्रगल करूं, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं और उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है रहना। तो और कभी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं हुई टचवुड कि यार मेरे को इस चीज़ की कमी है। अगर मैं बाहर होता तो मुझे शायद मैं वो इजीली मुझे मिल जाती, जल्दी मिल जाती। सब किस्मत है, कभी चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती, बट उसमें ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाओ। आप अपना सिर्फ अपने बारे में सोचो, क्योंकि आपने भी पेरेंट बनना है एक दिन। अगर आपके ऑब्वियसली अगर आप अच्छा नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। तब आपको उस दिन फील होगा कि यार हमने कुछ गलत किया है या हमने अपने पेरेंट्स का साथ नहीं दिया, तभी हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। श्वेता जी, परदेश में शादी रचाने में पंजाब के लोग पूरे देश में सबसे आगे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि रसूखदार परिवार वाले भी NRI दूल्हे ज्यादा पसंद करते हैं। और ज्यादातर केसेस में यह भी देखा गया है कि शादी के बाद दुल्हनों की किस्मत में सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मोहसिन जी, मैं खुद भी एक डॉटर हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा ही सोचना चाहते हैं और सोचते हैं, और वो ये कहते हैं कि अभी तक हमने पाला पोसा बड़ा किया, अब आगे जाए तो ज़िंदगी खुशहाल हो और अच्छी हो। उसी आशीर्वाद से उसकी शादी करते हैं। पंजाब की जहाँ तक बात है, इसमें
सच्चाई है और ये होता भी था। अभी थोड़ा लेवल भले ही कम हो गया होगा, बट हाँ, NRI लड़कों से शादी करना प्रायोरिटी है, एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, एलिवेटेड स्टेटस लड़की को कहा जाता है। लड़की के पास लिबर्टी ऑफ आइडियाज, लिबर्टी नहीं है कि चॉइस नहीं है सपोजिटली कि NRI लड़की से शादी कर ले, तेरा तो घर बसेगा बसेगा, साडा भी घर फंस जाना, वो सारा पिंड हो जाएगा खुश। सिंह साहब दी कुड़ी बाहर गई है कनेडा, वहाँ ये नहीं पता कि उत्थे जाके मुंडा ट्राला चलाਉਂਦਾ, ट्राले चला रहा है वहाँ जाके। एनवेलप्स होते हैं पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल फिल कर रहा है, राइट। ये नहीं सोचते यहाँ पिंड का कोई बंदा, एक घर का, गांव का एक फैमिली की लड़की की शादी NRI से हो रही है, पूरा पिंड खुशी मना रहा है कि जी हमारा पिंड बाकी के पंजाब के दूसरे पिंडों में ऊपर हो गया। लेकिन उनको क्या दिया जाता है लड़की के सामने? वो इतनी एजुकेटेड तो नहीं होती हैं वेरी लेस। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। कहीं ना कहीं काबिलियत, अच्छा लड़का, अच्छी नौकरी, इन सब चीजों पर एक NRI वर्ड जो आता है वो भारी पड़ता है। जी भारी पड़ता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी इस चीज को। अगर पंजाब को छोड़ दीजिए, आप गुजरात या अदर स्टेट्स ऑफ कंट्री, वहां भी कहा जाता है, साउथ के गल्फ में मोस्टली, गुजरात मोस्टली इन स्टेट्स, सब ये कहते हैं आपका दामाद, हमारा दामाद जी लंदन में है, हमारा दामाद जी स्टेट्स में। वो उनकी छाती जो चौड़ी होती है, भले वो उनको क्या पता कि वो लड़का वहाँ क्या है, बस छाती चौड़ी हो रही है कि भाई हमारी लड़की और हमारा जो दामाद है वो वहाँ है। लड़की यहाँ है, लड़की यहाँ है, और लड़की को शादी करके लाखों खर्चे करके स्टेटस सिंबल बना दिया गया कि भाई हमारा दामाद जो है बाहर है। लेकिन लड़की जो मेन जो बेचारी एक्यूज हो जाती, शी स्टिल है। ऐसे बहुत से केसेस देखने में आए हैं जहाँ शादी होती है, उसके बाद लड़की वहाँ पहुँच भी नहीं पाती, या सारे खर्चे और सारे दहेज लेने के बाद लड़का वहाँ पहुँचने के बाद तलाकनामा भेज देता है या बात भी नहीं करता। ऑन द अदर साइड लड़की को भी यहाँ इंटरेस्ट इसीलिए है, कंजर्वेटिव फैमिली की लड़की है, ज्यादा चूंचा नहीं, जैसे रखोगे रह लेगी। चलिए एक व्यक्तिगत सवाल यहाँ पूछ लेते हैं। मनजोत जी, आपको देसी बहू चलेगी विदेशी? आज तो जवाब दे दीजिए, हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए। मनजोत जी से भी पूछेंगे हम, जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें बता देते हैं। ये फादर और सन, पिता और पुत्र हैं। जी मैं कहता है, मैं तो चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए कि जो हमारा इंडिया है वो इतना फ्लरिश करे, इतना साफ सुथरा हो जाए कि बाहर के जो रहने वाले लोग हैं वो बोले यार हमारी बेटी इंडिया में है, हमारे दामाद इंडिया से है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक सीधा आंसर दीजिए। नहीं, मेरा यही था ना। आप समझ गए होंगे। आप बताइए। अब बाहर वाले बोल रहे हैं कि मेरा दामाद इंडिया से है। अच्छा, आप ये चाहते हैं विदेशी बहू? आप बात को समझिए। ये मनजोत जी ये चाहते हैं कि विदेशी बहू हो, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हो वो ये प्राउडली कहें कि मेरी बहू जो बेटी जो है वो इंडिया में रहती है, वो इंडिया में रहती है। तो आप इसे समझिए कि विदेशी बहू चाहिए। तो वक्त बताएगा मैं देसी संभाल सकता हूँ या अंग्रेजी। हमारे साथ यहाँ मोहम्मद अतर जी हैं। अतर जी, आपने कितने साल परदेश में गुजारे हैं और कहाँ? सर 11 साल या 12 साल मैंने रियाद में, यानी सऊदी अरब में कैपिटल है रियाद, वहाँ पर गुजारे हैं। अतर, विदेश में जिस चाहत में आप गए थे, क्या वो पूरी हो पाई? किस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिली? सर दिक्कतें तो वहाँ पर कुछ नहीं रही, लेकिन यह है कि अपनों को जब छोड़ा जाता है तो वही दिक्कत सब बड़ी वहाँ पर होती है कि जब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ पर रहा जाता है तो अपनों की याद आती है, तो यही एक मुश्किल होती है बाहर। वरना तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर कुछ है ही नहीं। वहाँ पर वैसे कोई खास दिक्कत आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब घर की याद आती है तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो एक ये है कि जो अपनात हमारे हिंदुस्तान में है वो किसी भी मुल्क में नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँ आपसे। और ये मैं खुशगुजार हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान छोड़ के किसी भी मुल्क चले जाए, अगर वो कहे मुझे बहुत सुकून है, वो झूठ बोलता है। लेकिन अतर जी, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब एक हिंदुस्तानी बाहर जाता है, इवन हम बात करें अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी की, जब बाहर हम जाते हैं तो जितना प्यार वहाँ पर आपस में उनमें होता है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कम, एशियंस के रूप में ज़्यादा जाना जाता है,
तो वो प्यार, और जब हिंदुस्तानी, जैसे हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, मैं नॉर्थ का हूँ, मैं साउथ का हूँ, मैं मुंबई का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन जब वही इंसान बाहर किसी देश में मिलते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, किसी भी कंट्री में अगर हम मिलते हैं तो वहाँ सब हिंदुस्तानी होते हैं और एक दूसरे को देखकर इतना खुश होते हैं कि जैसे उन्हें अपना बहुत करीबी रिश्तेदार मिल गया हो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक रियाद के अंदर एक बथा नाम की एक जगह है जहाँ पे जुमरात के दिन हर आदमी वहाँ पर मिलता था और अपनी दिल की ख्वाहिश रखता था वहाँ पर बैठकर, और कोई भी आदमी जहाँ वो मिलता था तो ये होता था कि आप कहाँ से हो, मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तान से कहाँ से हो, दिल्ली से हूँ, पूछते पूछते दिल्ली से कहाँ से हो, करोल बाग से हूँ। तो इसलिए एक अपनाहट सी ऐसी होती थी वहाँ पे, ये नहीं होता था कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, ऐसा लगता था जैसे कि मेरा भाई है। और इतना प्यार मोहब्बत उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि वाकई चलो खैर अपना तो आया, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये एक अच्छी बात है जो विदेश जाने पर ही हमें पता चलती है, कम से कम एक तो बहुत अच्छी बात ये निकल के वापस आई, बाहर आई है हमारे आज के डिस्कशन में, कि जब हिंदुस्तानी बाहर जाते हैं तो जो अपनायत, जो प्यार आपस में बाहर जब वो मिलते हैं, दो लोग चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, लेकिन एज अ हिंदुस्तानी जब मिलते हैं, जो प्यार उनमें आपस में देखने को मिलता है, वो शायद अगर हम अपने देश में रहते हैं वो हम महसूस नहीं कर सकते। यस, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मास्टर्स यूके से की है, आप बताइए बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स की क्या हालत है, किन हालातों में वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और आप यूके से पढ़ लिख कर आए, क्या आपको उसका फ़ायदा मिला? स्टूडेंट्स जो यूके में रहे या यूरोप में रहे, मैं यूरोप काफ़ी घूमा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। मैं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो शुरुआत के 2 महीने मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पे था। बट ये है कि इस डिस्कशन में एक बात लाना चाहूँगा, कुछ लोग इलीगली तरीके से वहाँ आते हैं और चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वहाँ पे आके फिर वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनकी हालत देख के विश्वास नहीं होता कि क्या कोई आदमी सोच भी सकता है कि यहाँ जाके मैं एक बेहतर ज़िंदगी बना सकता हूँ। शिपों में, कंटेनरों में भर भर के आते हैं और उसमें सांस लेने के लिए इतना बड़ा छेद होता है जितना बड़ा एक चना होता है। 40-40 दिन बंद होके आते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी BBC में, और वहाँ पहुँचने में अगर 40 लोग यहाँ से गए हैं तो शायद 30 ही पहुँचते हैं वहाँ पे, और फिर उनके ऊपर डिफरेंट कंट्री के लॉ लग जाते हैं, केसेस चलते हैं। शायद 10 लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा बच जाएं या बाहर निकल पाएं। तो मुझे ये समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में जाके कि क्या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। विन्नी जी, आप क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, जो महिलाएं, देश की जो महिलाएं हैं, नर्स बनकर बाहर जाती हैं या किसी और नौकरी की तलाश में बाहर जाती हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे भी नर्स हैं, आउट ऑफ कंट्री में जाती है तो उनको अकेली रहती है वो नर्स, तो उनको चाहे कोई भी हो, ब्यूटी इसमें भी जाते हैं, काफ़ी इंडिया से लेके जाते हैं, एजेंट लोग लेके जाते हैं, और उनको ऐसे तरह के रखते हैं कि उनसे एक तो वही काम कराते हैं और दूसरे पार्ट टाइम होता है कि नहीं आपको ये काम करना है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आता है एजेंट लोगों का कि तुमको ये काम करना है, इस तरह से यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो काफ़ी ऐसी इकट्ठा हो जाती है लेडीज़ वहाँ पे भी आउट ऑफ कंट्री में। और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है जो नाम की होती है, वहाँ पे कोई वो लेडीज़ को हेल्प नहीं करती है, कोई कुछ नहीं होता। बोलते हैं कि यार आपके साथ बड़ा किस्सा हो जाएगा तब हम लोग आपको हेल्प करेंगे, इस तरह से करते हैं। अभी मेरे बारे में हम लोग थोड़ा सा, हमारी फैमिली मेरे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जो आउट ऑफ कंट्री की, जहाँ गल्फ हो या कहीं भी हो, यूरोप कंट्री हो, अमेरिका हो, जो हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो हमारी एक तलवार तो हमारे गर्दन पर होती है उनकी, क्योंकि कब आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी और कब आपको यहाँ से निकाल देंगे। मेरे हस्बैंड टॉप पोस्ट साइंटिस्ट थे और अच्छा इस पर थे, एक R&D रिसर्च डेवलपमेंट, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत अच्छा उनका जॉब था। 12 साल के बाद वो कंपनी फेल होने, मतलब कम इस पर आई, मतलब उसका नुकसान पे आई। वो बोले कि अभी आपको जाना है, यहाँ से छोड़ के जाना है। तो मेरी लड़की की 4 महीने के बाद एग्ज़ाम थी 12th की,
तो हमको एक परेशानी आ गई यार, अभी बीच में हम लोग कैसे जाएंगे, बच्चे का तो बोर्ड का ये है, ये करके ऐसा है, बहुत हम परेशानी में आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड बोले कि हम फाइनेंशियल भी, मेरा लड़का भी दुबई में पढ़ता था, तो फिर हम लोग इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि हम क्या करेंगे अभी। तो हमारे एक फ्रेंड बोले कि देखो हमारा ये ATM रखो, आप जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती है 2-4 महीने के लिए, तब तक आप ATM यूज करें। एक सवाल ATM का नहीं था, सवाल ये था कि हम लोगों के साथ इस तरह से, मतलब आउट ऑफ कंट्री में इस तरह से जो व्यवहार होते हैं और ये होते हैं, तो इसके वजह से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जो अगर हम खुद को ये करना चाहते हैं तो। इसी बात से मैं ये सीख गई हूँ कि मैं किसी का बॉस नहीं बना, हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, खुद का बॉस खुद बनेंगे। और मैं वहाँ से आने के बाद हमने तय कर लिया, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने ढूंढा यहाँ पे, जैसे दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, डिक्की, वो प्लेटफॉर्म मैंने पकड़ा और आज मैंने खुद एक बॉस हूँ, मेरे हस्बैंड बॉस है, क्योंकि वहाँ से हमको सीख मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस उसे सही से खोजने की ज़रूरत है और थोड़े मेहनत करने की ज़रूरत है। यास्मीन जी, इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है? पलायन का तो इस समय ये हाल है, अगर आप पंजाब की बात करते हैं, मेरे ब्रदर का वहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम है, लोग वहाँ पर बोरे भर भर के पैसा लेके आते हैं कि किसी भी तरह से बच्चे को बाहर भेज दो, कनाडा में सेटल करा दो, मतलब लिटरल लैंग्वेज हो तो किसी भी तरह से बोरे भर के, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चा वहाँ जाके करेगा क्या, जॉब कर रहा है वहाँ पे, क्या हमारी एकेडमी है जहाँ पे हम मेकअप और हेयर की ट्रेनिंग देते हैं, तो बाय चांसली हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो कि इंटरनेशनली एफिलिएटेड है लॉरियल के साथ। लोग कहते हैं एक कोर्स करा दो उसको, अरे वो हेयर ड्रेसर बनना भी चाहता है, नहीं आप कोर्स करा दो, सर्टिफिकेट में जुड़ जाएगा, वीज़ा के लिए हेल्प हो जाएगी, बच्चा बाहर निकल जाएगा। अरे वहाँ जाके क्या होना है उस बच्चे का, वो तो देखो। उनको इतना तक हमें पता चल गया, अच्छा एक तो आप लीगली जा सकते हो, एक ही सिस्टम होता है कबूतरबाजी, यू नो पीपल यूज्ड टू टेल अस कि लाइक ये हम कबूतरबाजी करा देंगे बच्चे की। अरे बच्चा तेरा है, हाउ कैन यू डू दैट। हम लोग उन्हें समझाते हैं कि क्या कर रहे हो, ये शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, चाहिए क्या, अपने आप के जने हुए बच्चे हैं, बच्चे को नहीं पता, आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि कैसे बाहर लेके जाना है बच्चे को। प्रताप जी, आखिरी में आपका एक बहुत छोटा सा कमेंट हम चाहेंगे, आपका क्या कहना है सारे इस टॉपिक के बारे में, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, मेरा इतना कहना है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो बाहर जाते हैं, वहाँ जरूर जाएं, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखें, वहाँ की रिसर्च R&D है वो सीखें और वापस लेके उसको अपने देश में आएं और अपने देश के विकास के लिए उसमें लगाएं। यस जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वहाँ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अगर हाँ तो फिर भी हम खुद पर NRI का ठप्पा क्यों लगवाना चाहते हैं? रेसिज्म इतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता है जी। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो या आप कहीं अगर आप जॉब में हो तो प्रमोशन की बात आती है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ की लोकलाइट हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि उनको आप कह लो थोड़ी समझ ज़्यादा है वहाँ की। और रही बात NRI की ठप्पे की, जो कि जब कोई आदमी वहाँ रह रहा है, तो जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि दूर की चीज़ हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कहने में तो हमेशा अच्छा लगता है कि आई एम फ्रॉम लंदन, आई एम फ्रॉम मैनचेस्टर, आई एम फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स और विच एवर पार्ट, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। वहाँ क्या हो रहा है वो तो आपको पता है, आप गुजर रहे हो उस चीज़ से। यहाँ बैठा हर आदमी सोचता है अच्छा ही हो रहा होगा तभी वहाँ रुका हुआ है। परमजोत जी, आखिर में बहुत एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अपनी कंट्री से, अपने देश से प्यार करना सीख लें और अपने देश को और अपने इस समाज को एक बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें तमाम ये दूसरे देशों की तरफ ना देखें और अपने सिर्फ अपने देश, अपने समाज को, इसको बढ़ाएं, यहाँ की उन्नति के लिए, यहाँ की प्रोग्रेस के लिए कुछ करते रहें। बिल्कुल, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। श्वेता जी, आप बहुत छोटी सी टिप्पणी। अपने पे भरोसा रखें और अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने देश को भी ग्रो करिए। मुझे लगता है भलाई इसमें खुद की भी है और हमारे देश की भी है। अपने साथ अपने देश की ग्रोथ का काम करें। बिल्कुल। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। बहुत सही, वेरी नाइस। नवजोत जी कुछ कहेंगे? एक बड़ी फनी सी बात है, मतलब मैंने पहले मिस कर दी, मैं बोलना चाहता था
कि जब जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, जब वो कुछ खर्चा करते हैं तो अगर उनके एक पानी की बोतल लेनी है तो वो बोलेंगे $1.5 की, यानी कि 150 रुपये हो गया। इंडिया में तो यार 20-10 रुपये का पानी मिलता है, तो वो फिर कहते हैं चल यार ये कोक ले लेते हैं या कुछ भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं। तो जहाँ मतलब वो जहाँ मर्जी भी हैं बट उनका दिल और सोच अभी भी इंडियन है, तो वो बरकरार रहे। और प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने पेरेंट्स को ना भूलिए और प्लीज़ जा रहे हैं तो इंडिया ज़रूर वापस आइए। अगर आप इंडिया में पढ़े हैं, इंडिया ने आपको इतना कुछ दिया, तो आप इंडिया के लिए ही आगे कुछ करें। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप कहीं भी जाएं लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को भूलने का काम ना करें। अगर आपको विदेश में रहना है रहिए, लेकिन अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को याद रखिए। दोस्तों, हालात और वक्त इंसान को अपने और अपनों से दूर तो कर सकते हैं लेकिन उनके दिल से नहीं। यही वजह है कि परदेश की धरती पर रहने वाले अपने देश की महक को भूल नहीं पाते, बल्कि उसे बेशकीमती नगीनों की तरह संजो कर रखते हैं। हमें उम्मीद है कि जिंदगी के दर्द भरे पहलू को दर्शाता हमारा आज का ये जिंदगी का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जिंदगी की एक और सच्चाई से आपको रूबरू करवाने के लिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी को दिल खोल कर जिएं और दूसरों को भी जीने दें, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।